हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज एनएलएम का नेक्स्ट लेक्चर, चौथा लेक्चर लेके आए, जिसमें पहले लेक्चर में एनएलएम के फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में भी किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने टेंशन फोर्स पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़े थे। चौथा लेक्चर, अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले डेफिनेटली उनको देख के आइए, सो दैट फ्री बॉडी डायग्राम वापस रिपीट ना करना पड़े। और इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, जिसको कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ होता है, वो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर नॉर्मल रिएक्शन सूडो फोर्स कवर करेगा, सूडो फोर्सेस कवर करेगा। ओके, सो और वेट इन ए एलिवेटर, लिफ्ट ऊपर जाती है तो नीचे जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सो व्हाट इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन। जैसे आपने किसी को धक्का दिया तो वो आपको भी रिएक्शन आती है ना, वापस मारो ऐसे ही हर बॉडी एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है जब उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है। जैसे आपने इस बुक को टेबल पे रखा हुआ है, तो ये बुक mg फोर्स नीचे लगा रही है, तो टेबल को तो पसंद नहीं है, तो टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स देता है, अपवर्ड्स। तो बेसिकली रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। और ये फोर्स mg के बराबर होगी ऐसा कोई रूल नहीं है। ये फोर्स बेसिकली कॉन्टैक्ट की वजह से आती है और पुशिंग एक्शन की वजह से आती है। तो नॉर्मल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अकर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकर्स ड्यू टू पुशिंग एक्शन बिटवीन सरफेसेस। मतलब सरफेस एक दूसरे को धक्का दे रही हो और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तब ये फोर्स आती है। जैसे ये दोनों कांटेक्ट में है, अभी इनमें क्या नॉर्मलेशन नहीं है, बिकॉज एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे, जस्ट कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में होने से नॉर्मलेशन नहीं आएगा, कांटेक्ट जो पुशिंग एक्शन एक्सर्ट करता है तभी नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर आपका ग्राउंड पे mg लग रहा है, उसका रिएक्शन n, और इस वर्टिकल डैश में कोई फोर्स इम्बैलेंस नहीं है तो n इक्वल टू mg आ जाता है। ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन पे आप ग्राउंड पे धक्का देते हो, वो mg नहीं होता। mg तो आपका रियल फोर्स यहाँ लग रहा है, उसका कंपोनेंट mg cos थीटा लगता है यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका हो जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा के बराबर। तो n की वैल्यू mg आए ऐसा कोई रूल नहीं है। बेसिकली कॉन्टैक्ट जहाँ पर भी है उनका एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। तो ये n की वैल्यू mg cos थीटा है, यहाँ पर n की वैल्यू mg के बराबर है। तो n की वैल्यू डिपेंड करती किस तरह का कॉन्टैक्ट है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में भी कॉन्टैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने दो ब्लॉक्स को ऐसे धक्का दिया हुआ है ना, यहाँ F फोर्स दे दी हुई है ना, तो ये M1 ये M2। तो ये F ब्लॉक पे फोर्स तो ऐसा लग रही है, बट M2 को धक्का जब दे रहे हो तो M2 रेसिस्ट करेगा, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको N12 लिख सकते हो। ओके, ऐसे ही M2 मास पे क्या होगा, M2 मास पे तो डायरेक्टली ये फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो कौन इसको चला सकता है? इसको चला सकता है नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की वजह से आ रही है, तो इसको भी एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। एक और नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पर ग्राउंड के कारण, ग्राउंड पे और mg लगा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही। नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू ग्राउंड, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ड्यू टू ग्राउंड, ये तो है ही नॉर्मल रिएक्शंस। बट इस तरह का कॉन्टैक्ट हो तो भी रिएक्शन आएगी। तो बेसिकली एक दूसरे को धक्का देने की जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखे वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आता है। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है बेटा? जब दो पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में हो और एक दूसरे को धक्का दे रहे हो। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन अकर्स व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स and when they are trying to push each other. If there is no pushing action, normal reaction is 0. If there is no pushing action, normal reaction is 0. I hope this is clear. तो इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ फोर्स बैलेंस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद ए बेसिक क्वेश्चन ऑन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन AIPMT 2015 में दिया हुआ है। 3 ब्लॉक्स दिए हुए, 4 किलो, 2 किलो एंड 1 किलो।
इस पे फोर्स लगाइए 14 न्यूटन, आपने ऐसे फोर्स लगाइए 14 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, अगर ये चल रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं बोला गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट बाई एम टोटल। ये लॉजिक हमने पुली वाले सिस्टम में भी किया था। तो इन तीनों के एक सिस्टम मान लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन भी एक इंटरनल फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक इंटरनल फोर्स होती है, जिसका एक्सेलरेशन में कोई रोल नहीं होता, बिकॉज आप देख सकते हो पहले वाला डायग्राम हमने देखा था, इसका नॉर्मलेशन इस पर ऐसा लग रहा है और इसका नॉर्मलेशन इसको आगे लगेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे टेंशन कैंसिल करता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स 14 न्यूटन है, नेट फोर्स 14 न्यूटन है, टोटल मास 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 7 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। मेरे को एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन का यूज़ करके मैं एक एक का बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। मेरे को कहाँ पूछा गया देखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के मध्य में ये ए बोला गया था, ये बी बोला गया था, तो नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये आपका 14 न्यूटन है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, यही पूछा गया आपको। ये 4 किलो का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप इसमें इक्वेशन लगाइए, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। 14 माइनस एन ड्यू टू ए ऑन बी, सॉरी ड्यू टू ए ऑन बी इक्वल टू एम इंटू ए, 4 × 2, तो एन ए बी आपको दिख सकता है 14 माइनस 8 दैट इज 6 न्यूटन। ओके, तो आपको आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन। आप चाहे तो 2 के इस ब्लॉक से भी कर सकते हो, बट इस ब्लॉक से करने से क्या दिक्कत है, आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सी भी निकालना पड़ेगा। तो पहले सी निकालो, बाद में बी पे आओ, या डायरेक्टली ए से करो, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी बोला गया है, तो ए बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 6 न्यूटन का है। तो ये ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। से इजी क्वेश्चन जो AIPMT में आया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये ब्लॉक ऑफ वेट 2 kg इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग द वाटर। बढ़िया क्वेश्चन है। तो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने किलो का, 2 किलो का। यहां से पाइप से कुछ पानी आप इसके ऊपर फेंक रहे हो, तो ये पानी का धक्का लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा। तो पानी धक्का लगने के बाद यू टर्न ले सकता है या रेस्ट पे भी आ सकता है। तो इसमें क्या दिया गया, वाटर स्ट्राइक्स एट 1 kg per second एंड स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मास फ्लो रेट और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक ऑब्वियसली टकरा रहा है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, धक्का देगा तो फोर्स लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही इसको चलाएगा। तो उतना ही फोर्स इस बॉडी पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से वाटर पे भी लग रहा है। तो वाटर का जो मोमेंटम चेंज होगा वही फोर्स होगा। तो यहाँ पर वाटर का जो मोमेंटम चेंज है, डेल्टा पी ऑफ वाटर, डेल्टा पी बाई टी ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। ओके, तो ये धक्का लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ही हुआ एक टाइप का, है ना। तो डेल्टा पी, अब मोमेंटम चेंज 1 kg का स्पीड है, मास अपॉन टाइम दे दिया आपको, मास अपॉन टाइम 1 kg पर सेकेंड दे दिया। तो m बाई टी इंटू वी कितना है 5, और फाइनल मोमेंटम 0 है। टकरा के वाटर ऐसे गिर जाता है ना, रिबाउंड नहीं कर रहा है, ऐसा माना गया है। तो ये मोमेंटम चेंज ऑफ वाटर हो गया इक्वल टू फोर्स ऑन द ब्लॉक दैट इज 2 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 2 kg है ब्लॉक का। तो यहाँ पर मास ये क्या है, 1 m/t दिया आपको 1 kg पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg पर सेकेंड, आप देख सकते हो 1 kg पर सेकेंड, और स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 × 5 मस्ट बी इक्वल 2 × a, तो a की वैल्यू 5/2 आ रही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसका आंसर ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। अगेन ए इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको नॉर्मल रिएक्शन फील आनी चाहिए। जहाँ पर भी रिबाउंड हो रहा हो या टकरा रहा हो, एक प्रेशर टाइप का फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो, तो फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये ब्लॉक मूव करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, वेइंग मशीन। तो आपको लग रहा है वेइंग मशीन आपका वेट या मास मेजर करता है। पहली बात तो क्या वेइंग मशीन मास मेजर करता है कि वेट? सो आप देखते हो वेइंग मशीन में खड़े हो तो रीडिंग आती है किलोग्राम में।
तो आप बोलोगे किलोग्राम मेजर करता है मतलब मास मेजर कर रहा है, बट दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। वेइंग मशीन वेट मेजर करता है, ये भी आपको सही लग रहा है। इससे भी मोर एक्यूरेट आंसर होगा, वो रिएक्शन फोर्स एग्जैक्ट मेजर करता है। जैसे आप उसके ऊपर खड़े रह गए तो अंदर एक स्प्रिंग टाइप सिस्टम है जो कंप्रेस होता है और आपको बताता है कि रिएक्शन फोर्स से कितना रिएक्शन आ रहा है। तो वेइंग मशीन जो है आपका, आप इसके ऊपर खड़े हो तो आपने इसके ऊपर mg फोर्स लगाया तो इसने आपको n रिएक्शन दिया, तो आपने वेइंग मशीन पे n नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है। तो वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन एक्चुअली मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअल में क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। आप इसको कितना फोर्स से धक्का दे रहे हो उसका रिएक्शन फोर्स वो रीड करके दिखाता है। वो रीड करके भले न्यूमेरिकल वैल्यू किलोग्राम में दिखा रहा है, उसको कैलिब्रेट किया गया। कैलिब्रेट मतलब उसको जी से डिवाइड किया गया है, जी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 9.8 से डिवाइड करके दिया जाता है। तो वेइंग मशीन आपका रियल में रीड करता है नॉर्मल रिएक्शन। रियल में क्या रीड करता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेइंग मशीन रीड्स normal reaction rather than weight or mass. Yes, normal reaction is generally equal to weight when you are standing horizontal. आप horizontal खड़े हो, वो ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, मतलब वेइंग मशीन रखा हुआ, आप इसके ऊपर खड़े हो तो ये mg रीड करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर आपने इसी वेइंग मशीन को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया और आप इसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए तो आपका जो धक्का है वो n नहीं है, वो mg cos थीटा है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, तो आपका रीडिंग, वेट का रीडिंग आएगा mg cos, मतलब कम आएगा। इंक्लाइन प्लेन पे वेइंग मशीन लगा के खड़ा हो जाओ तो आपको रीडिंग कम दिखेगी और आप खुश हो जाओगे, भाई मेरा वेट तो कम है। ऐसे ही वेइंग मशीन को दूसरे प्लैनेट पे ले जाओ, तो इसको तो कैलिब्रेट किया गया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से डिवाइड करके। तो आप मार्स पे चले गए जहाँ की ग्रेविटी एच से कम है, या मून पे चले गए जहाँ की ग्रेविटी एच से कम है। मून की ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 6 गुना कम है। तो अगर आपका वेट यहाँ पर, मास आपका 60 किलो आ रहा है, आप उसके ऊपर खड़े हो, 60 किलो आ रहा है, मतलब आप 600 न्यूटन का फोर्स उसको अप्रॉक्सीमेटली दे रहे हो, नीचे की तरफ mg दे रहे हो 600 के अप्रॉक्सीमेटली, और रिएक्शन आपको n वैल्यू 600 दे रहा है, उसको 9.8 या 10 से डिवाइड करके आपको 60 गेजेस दिखा रहा है। यही चीज़ आप मार्स पे, मून पे लेके जाओ, वहाँ ग्रेविटी एच से 6 गुना कम है, तो आप उसको धक्का उतनी फोर्स से दे ही नहीं रहे हो। आप mg फोर्स से कम हो गई बिकॉज g/6 हो गया, तो आप उसको 100 न्यूटन का धक्का दे रहे हो, तो रिएक्शन भी 100 न्यूटन का देगा, तो रीडिंग आएगी 10 किलो। और आप सोचोगे कि भाई मून पे जाने से मेरा मास कम हो गया, भाई मास आपका कम नहीं हुआ है, वहाँ की ग्रेविटी कम है इसलिए रिएक्शन कम आ रहा है, ग्रेविटी कम है इसलिए रिएक्शन कम आ रहा है। आपका मास 60 किलो, ये मास नेवर चेंजेस। वेट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और ओरिएंटेशन। वेट कैन चेंज डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन और लोकेशन, बिकॉज वेट नॉर्मल रिएक्शन से मेजर किया जाता है। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन रीड करती है, तो वेइंग मशीन को थोड़ी नहीं पता है आप मास पे खड़े हो या मून पे खड़े हो, तो वो तो 9.8 से डिवाइड कर रहा था, जबकि मून की ग्रेविटी 9.8 से 6 गुना कम है, इसलिए रीडिंग 6 गुना कम आंसर आएगा। और आपको लग रहा है कि मास कम हो गया, आपका मास उतना ही रहता है प्लैनेट चेंज करने से या ओरिएंटेशन चेंज करने से। ओरिएंटेशन मतलब इंक्लाइन प्लेन पे रख दो तो आपका मास का रीडिंग गलत आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भ्रम मत रखिए, मास आपका सिर्फ एक्सरसाइज करने से कम होगा, है ना। और फिट रहने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, है ना, और हेल्दी लाइफ मेंटेन कीजिए। चलो तो वेइंग मशीन के बारे में थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लिया। वेइंग मशीन क्या रीड करता है बताओ? वेइंग मशीन रीड करता है नॉर्मल रिएक्शन। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं वेइंग मशीन के कुछ इफेक्ट्स व्हेन इट इज केप्ट इन ए एलिवेटर। वेइंग मशीन केप्ट इन ए एलिवेटर, वेइंग मशीन केप्ट इन ए एलिवेटर। तो एलिवेटर में रखने से आपका रीडिंग गलत आ जाता है, तो क्यों गलत आ जाता है देखते हैं। बिफोर गोइंग टू दिस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, सूडो फोर्स, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। बाद में वापस उस पर आते हैं तो ईजी लगेगा। तो इनर्शियल फ्रेम, इज ए फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो। आप सिंपली लिख लो, एक्सेलरेशन 0 हो उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, उस फ्रेम को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। सो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 है,
यहाँ पर ऑल न्यूटन लॉस आर वैलिड। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड है, इसमें आप इक्वेशन न्यूटन्स लॉ लगाने जाओगे तो आपको आंसर्स गलत आएंगे। हियर न्यूटन्स लॉस आर नॉट वैलिड, हियर न्यूटन्स लॉस आर नॉट वैलिड और नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। तो ये वैलिडेट करने के लिए एक नया टेक्निक लाया गया, इसको समझने के लिए हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लूँगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। भरोसा रखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम दो फ्रेंड्स ले रहे, चंगू मंगू। ये है चंगू, दूसरा है मंगू। चंगू है रेस्ट पे, चंगू इज ऑन रेस्ट, चंगू रेस्ट पे है, और ये 5 kg का ब्लॉक है। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा मैंने एग्जांपल लिया, 5 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो चंगू को किसी ने पूछा, भाई इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रही है? तो चंगू ने बोला, मेरे को तो न्यूटन्स लॉ आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो चंगू ने बोला m इंटू ए, तो भाई मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, एक्सेलरेशन भी 5, तो ये 25 न्यूटन बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है चंगू? चंगू सही बोल रहा है, उसका आंसर सही है। अब दूसरा फ्रेंड, उसका फ्रेंड मंगू, जो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, खुद दौड़ रहा है, खुद वो भी दौड़ रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन थी। ओके, वो चंगू रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तब भी आंसर सही देता है। बट मंगू जो है खुद एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अभी भी 5 kg का ब्लॉक है। मंगू का पूछा इसका फोर्स कितना है, तो मंगू को एक्सेलरेशन 2 फील होगा, 5 फील होगा, या 5 - 2 फील होगा? आप सोचो, मंगू को लग रहा है वो 3 से एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि खुद तो 2 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको उसका खुद का इफेक्ट फील नहीं होता। ये आपने रेडिएटिव मोशन में पढ़ा हुआ है। तो अब ये खुद 2 से दौड़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दौड़ रहा है, तो उसको 5 का एक्सेलरेशन फील नहीं होगा, सिर्फ 2 का एक्सेलरेशन फील होगा, 3 का एक्सेलरेशन फील होगा। तो इसको लग रहा है ये एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उसने बोल दिया 5 इंटू 3 15 न्यूटन, जो कि गलत आंसर है। हमको पता है आंसर तो 25 आना चाहिए। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, जिसमें एक्सेलरेटेड है बॉडी। तो एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ये आंसर आपका गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो आप क्या करोगे? इसको वैलिडेट करने के लिए एक नया टेक्निक लाया गया, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स क्या होता है, डिफाइन करते। सूडो इज डिफाइंड एज, सूडो का मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी फोर्स है, ऐसे कोई रियल फोर्स है नहीं। इसको बोला गया है एफ सूडो इज मास ऑफ बॉडी जिस पे इक्वेशन लिख रहे हो, जिस बॉडी को आप देख रहे हो या जिस पे इक्वेशन लिखने वाले हो उसका मास, और जिस बॉडी से देख रहे हो या जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विथ ए नेगेटिव साइन बता रहा है टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट में दे दो, उस एक्सेलरेशन का फ्रेम ऑपोजिट में दे दो, और उस पर इक्वेशन लगाइए। अब इक्वेशन लगाते, इस बॉडी पे वो लॉजिक लगाते, ये 5 kg का बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उस फ्रेम में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो F फोर्स लग रहा है जो निकालना है आपको। अब इसमें मैं सूडो फोर्स लगा रहा हूँ। सूडो फोर्स बोल रहा है कि पीछे लो, ऑपोजिट में लो, माइनस बता रहा है कि ऑपोजिट में लो। तो सूडो फोर्स का डेफिनेशन है मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट्स वापस ध्यान दीजिए। मास उस बॉडी का लिखना है जिस पे इक्वेशन लिखने वाले हो, एक्सेलरेशन फ्रेम का लिखना है, और डायरेक्शन ऑपोजिट लेना है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को यूज़ करके ये डायरेक्शन ऑपोजिट आपने ले लिया, और ये डायरेक्शन आपका m कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है फ्रेम का, मतलब चंगू का एक्सेलरेशन कितना था भाई 2, तो ये आपने 2 ले लिया। तो F
-10 इक्वल टू 5 इंटू 3 m इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो F -10 इक्वल टू m इंटू ए 5 इंटू 3। तो अब F की वैल्यू 15 + 10 25 न्यूटन। तो ये आंसर आपको इजीली सही आंसर आ जाएगा। तो ये एडवांटेज है इसका, बाय यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड सूडो फ्रेम वी कैन वैलिडेट न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, सो जब एक्सेलरेटेड मोशन हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उस एक्सेलरेशन को अपोजिट में ले लो, बॉडी का मास वही रखो और इक्वेशन लगा दो, तो आपका आंसर सही आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं सूडो फ्रेम। और इमेजिनरी फोर्स होती है, रियल में ऐसी कोई फोर्स नहीं है, बट इससे आपको बच्चों को फील इजीली आती है, तो हम लोग इससे करते हैं। इसके बिना भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ग्राउंड फ्रेम से। ओके, सो अब इस वेइंग मशीन पे आते हैं। वेइंग मशीन इन एलिवेटर। तो एलिवेटर अगर रुका हुआ है, फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, एलिवेटर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अप या डाउन। ओके, मतलब एलिवेटर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, रेस्ट पे हो, तीनों केस में आपका इनर्शियल फ्रेम ही हो गया। आप इसके ऊपर खड़े हो, एलिवेटर ऊपर जा रहा है v से या डाउन आ रहा है v से, बट एक्सेलरेशन इसका 0 है, या v इक्वल टू 0 है। तीनों केस के लिए आपका mg फोर्स इस वेइंग मशीन में, ये वेइंग मशीन है आपका, वेइंग मशीन पे आप खड़े हो और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट जा रही है ऊपर या नीचे या रुकी हुई है, बट जा रही है ऊपर नीचे कांस्टेंट स्पीड से। तो इन सारे केसेस के लिए वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी। और आप देख सकते हो इसका वेइंग मशीन में एन जो लग रहा है वो mg के बराबर होगा, बिकॉज आपने धक्का mg का दिया और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसमें डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ वैलिड है। तो n इक्वल टू mg है, तो वेट की वैल्यू mg के बराबर आएगी, जो ट्रू वैल्यू है, जो कि ट्रू वैल्यू है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जब ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो या रुका हुआ हो, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा हो, सब केस में रियल वैल्यू आएगी। आपका वेट जो भी है वो सही दिखाएगा। फर्स्ट केस सबको क्लियर है? फर्स्ट केस में बॉडी इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और एट रेस्ट। तीनों केसेस के लिए, मतलब तीनों सिनेरियोस के लिए आपका वेट का रीडिंग सही आएगा, कोई गलती नहीं है। सेकेंड केस में ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। ओके, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटी से ग्राउंड फ्रेम या सूडो फ्रेम से कर सकते हो। तो मैं अगर एक बंदे को अंदर बिठा दूं इसके साथ, वही चंगू फ्रेम है जो मोशन में, और मंगू उस वेइंग मशीन में खड़ा है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो इस पे mg डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है। तो ग्राउंड फ्रेम से कोई अगर चंगू बाहर होता तो ये इक्वेशन लिखता, बट चंगू किस में, लिफ्ट में। इससे भी आंसर आएगा n mg इंटू m इंटू ए। ये ग्राउंड फ्रेम से कैसे लिखते हैं हम लोग, n माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हो, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। इसको मैं बोलूँगा g इफेक्टिव। ओके, मतलब आपका mg की जगह mg प्लस ए आ रहा है, मतलब आपका रीडिंग ज़्यादा आएगा, आपका रीडिंग ज़्यादा आएगा। 60 किलो के हो तो 70-80 दिखा सकता है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है g के साथ, तो इफेक्टिवली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ऊपर जा रहे हो तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, ऊपर जा रहे हो तो रीडिंग ज़्यादा आएगी। सूडो फ्रेम, या इसको लिफ्ट फ्रेम बोल देता हूँ। लिफ्ट फ्रेम मतलब आप लिफ्ट के अंदर ही बैठे हो, तो आपको ये एक्सेलरेशन उल्टा दे देना है और बॉडी के ऊपर m इंटू ए उल्टा लगाना है। तो इसमें डायग्राम कैसा दिखेगा आपका mg तो नीचे लग रहा है, सूडो भी नीचे लग रहा है m इंटू ए, और नॉर्मल डायरेक्शन इस तरह। इसमें आप इसी लिफ्ट में बैठे हो तो आपको एक्सेलरेशन फील होगा 0, तो आप बोलोगे नेट फोर्स तो 0 है, एफ नेट क्या है, 0 है, तो आप लिखोगे mg प्लस ma इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो n की वैल्यू m इंटू, आंसर तो देखो सेम ही आएगा,
ग्राउंड फ्रेम से सूडो फ्रेम से आंसर तो सेम ही आ रहा है। इसमें लिखा नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, उसमें लिखा नेट फोर्स इक्वल 0 करके सूडो लेके, दोनों से आंसर सेम आएगा। एन की वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी, एन इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया, जी प्लस ए हो गया। अब इसमें ट्विस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्ड हो रहा है, ऊपर जाते हो तो रिटार्ड हो रहा है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव रख दो आंसर में, साइन के साथ ए की साइन नेगेटिव रख दो तो आंसर आपका आ जाएगा। ऊपर जा रहा है और रिटार्ड हो रहा है तो आंसर आपका कम आएगा, ऊपर रिटार्ड हो रहा था आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपका रीडिंग कम आएगा, है ना, इसका भी ध्यान रखना है। थर्ड केस में जो ले रहा हूँ इसके अंदर, केस 3 हम जो ले रहे हैं नीचे आने वाला, अगेन चंगू मंगू की फ्रेम से देखेंगे, एक ग्राउंड से एक बार, अब एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, तो पहले ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं हम लोग, तो आपको देख सकते हो आपका mg डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू लिखते हैं, तो mg माइनस एन इक्वल टू एम इंटू ए, mg माइनस एन इक्वल टू एम इंटू ए, तो n की वैल्यू m इंटू जी माइनस ए हो जाएगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही वेइंग मशीन का रीडिंग होता है तो n की वैल्यू कम आएगी, n की वैल्यू कम आएगी। इसको ही सूडो फ्रेम से या लिफ्ट फ्रेम से देख रहे हैं, तो आप लिफ्ट के अंदर बैठ के, ये चंगू इसी इसका दोस्त है मोंगू का, तो साथ में जाएंगे, तो दोनों उसी लिफ्ट में बैठे हैं, तो इस फ्रेम में आपका mg डाउनवर्ड है, सूडो टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, तो यहाँ पर m इंटू ए सूडो ऊपर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा है। इसमें क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो n प्लस एम ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी, तो n की वैल्यू m इंटू जी माइनस ए, दोनों में आंसर सेम आता है, मैंने पहले भी बोला था आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट फ़र्क कहाँ पड़ा, देखने के नज़रिए से। इसमें नेट फोर्स इक्वल एम इंटू ए, इसमें नेट फोर्स इक्वल 0 कर रहे हो, जो भी आपको इजी लगे उस फ्रेम से करिए आप, है ना, दोनों से आंसर ऑलवेज सही आता है। सूडो बच्चों को जनरली इजी लगता है बिकॉज नेट फोर्स 0 दिखती है ना, तो बाकी कोई इशू नहीं। अब इसमें ही एक स्पेशल केस, जब नीचे आ रहा हो और रिटार्ड हो रहा हो, नीचे डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वापस नेगेटिव, तो माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा, नीचे रिटार्ड हो रहा हो तो वापस वैल्यू बढ़ जाएगी। जनरली नीचे एक्सेलरेट हो रहा हो तो आपका रीडिंग कम आएगा और नीचे रिटार्ड हो रहा हो तो आपका वैल्यू वापस बढ़ जाएगा। इन लॉजिक्स को ध्यान रखें। इसका ही एक स्पेशल केस फ्री फॉल, लिफ्ट एक्चुअली एक केबल से बंधी होती है, वो केबल कट गया तो ये लिफ्ट पूरी फ्री फॉल हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन उसका जी के बराबर, तो ए की वैल्यू जी रखो, जी माइनस जी क्या हो जाएगा 0, फ्री फॉल मतलब ए इक्वल टू जी हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। मतलब आप लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में तो हो बट आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, मैंने बोला था नॉर्मल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू पुशिंग एक्शन, तो आप उसके कांटेक्ट में होने से काम नहीं चलेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन जा रहे हो तो आप एक दूसरे पे धक्का दे ही नहीं रहे हो, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 0। इसको ट्राई करना मत, ट्राई करना हो तो पैरों के नीचे आप वेइंग मशीन बांध के 4th फ्लोर से कूद के देखो, कूदोगे तो रास्ते में जो वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी है ना, वो 0 दिखेगी आपको, और नीचे टकराते ही आपकी रीडिंग mg से ज़्यादा दिखेगी। क्यों ऐसा आप सोचो, ये ज़रूर कमेंट कीजिए। जब टकराते हो तो वेइंग मशीन की रीडिंग mg नहीं आएगी, टकराते तुरंत ज़्यादा आएगी, ऐसा क्यों है आप सोचो। इस पर कुछ इम्पल्स कुछ सोच सकते हो आप, है ना, वो आप सोचो, तो रीडिंग mg से ज़्यादा आएगी, ये आप सोच के कमेंट कीजिए, है ना। सो ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, A man of weight 80 kg stands on a weighing machine scale in lift which is moving upwards 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर मुड़ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, ओके। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल, ओके। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस ए हो जाएगा, बिकॉज ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट हो रहा था, हमने अभी पढ़ा था कि ऊपर जा रहा था रीडिंग ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो नीचे लगेगा, m इंटू ए नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, ओके।
तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाएगा सूडो फ्रेम से ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। m की वैल्यू आपको 80 दी हुई है, g की वैल्यू 10 लेने को बोला गया, g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन 5, है ना। सूडो लेने से पीछे 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 8 120, तो 1200 न्यूटन दिखना चाहिए। 1200 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। वेइंग मशीन का रीडिंग जो हो जाएगा वो 1200 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत इजीली आपने आंसर कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड्स। द एलिवेटर शो इन द फिगर डिसेंडिंग एक्सेलरेटर, द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 0.5 kg, इसका 0.5 kg ब्लॉक है, ओके। देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो ए बी पे जो फोर्स लगाएगा वो mg होगा कि नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना। तो बेटा यहाँ पर आपने mg तो 0.5 इंटू ग्रेविटी, है ना। अब एक्सेलरेट किधर हो रहा है डाउनवर्ड्स, तो सूडो ऊपर लगेगा 0.5 इंटू 2 और ये नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये ब्लॉक ए पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है ड्यू टू बी, वही ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा ड्यू टू ए, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे एक दूसरे पे सेम ही आता है। तो आपको ब्लॉक बी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, तो ए का निकाल लो वही बी का होगा, ए का निकालो वही बी का होगा। तो आप यहाँ से देख के बता दीजिए, ये आपको n दिख रहा है 0.5 इंटू जी माइनस 0.5 इंटू 2, दैट इज जी माइनस ए आ रहा है ना। तो ये आप देख सकते हो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन 4 आ जाएगा, तो 4 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 4 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। वरना कितना आता 0.5 इंटू 10 50 आता अगर रुका होता तो सॉरी 5 आता, 5 की जगह 4 आ रहा है बिकॉज एक सूडो फोर्स खा गया, सूडो फोर्स ने आपका एक्सेलरेशन खा गया। तो आप इसका एक्सेलरेशन या इसका नॉर्मल रिएक्शन जो पूछा गया वो आंसर है 4 न्यूटन। बेसिकली वेइंग मशीन का रीडिंग ही पूछा गया इनडायरेक्टली, है ना। ब्लॉक बी पे आप कितना धक्का दे रहे हो, धक्का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पुली इज अटैच्ड टू सीलिंग ऑफ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन, ओके। एक पुली अटैच की है, द टू पार्टिकल्स अटैच ऑन द टू व्हील्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द पुली, ओके। ऐसे पुली है, ओके। यहाँ पर 2 मास रखे गए 2:1 रेशियो में, तो ये 2m मान लेते, इसको m मान लेते, ओके। और ये पुली एलिवेटर में रखी गई है और ये एलिवेटर से बंधा हुआ है ऐसे। ये कुछ एक्सेलरेट कर रहा है मूविंग अपवर्ड्स विथ सम एक्सेलरेशन a, द मास ऑफ द पार्टिकल आर 2:1, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज g/2 देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी पुली वाले क्वेश्चंस के लिए, वहाँ लिखे थे नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन नेट, वो जो g/2 दिया हुआ है, इक्वल टू एफ नेट बाई एम टोटल, है ना। तो मैंने यहाँ पर एफ नेट लिखने के लिए, यहाँ पर 2mg नीचे लग रहा है बट ये एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा वो भी नीचे लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा 2mg इफेक्टिव मतलब g+a, ओके। और यहाँ पर कितना लगेगा m इंटू g+a, तो इफेक्टिवली ये चला रहा है, ये अपोज कर रहा है, तो 2m इंटू g+a माइनस m इंटू g+a बाई टोटल मास कितना है 3m। टोटल मास कितना है 2:1 है, मेरे को पता नहीं m मास मान लिया, तो 3m। तो m तो कट जाएगा आपका, यहाँ पर m कट जाने के बाद 2g+a माइनस g+a बच रहा है, g+a बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू g/2। ये आपका रिलेशन आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3g, ये हो जाएगा 2g प्लस 2a, तो 2g इधर आओ, तो ये g हो गया इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू g/2 दिख रही है मेरे को, ये की वैल्यू भी g/2 दिख रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज g/2, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज, और एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज g/2, एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज g/2। अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपने पुली वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, उसका एक्सेलरेशन लिखने का तरीका यूज़ किया, और इसका सूडो का भी यूज़ करके हमने इसका इक्वेशन एक लाइन में आंसर लिया है। तो आंसर हो जाएगा g/2, तो आंसर हो जाएगा g/2। नेट एक्सेलरेशन इसका आ रहा है g/2, और
इस अपवर्ड एक्सेलरेशन भी g/2 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, 60 kg का पर्सन, ये AMPT 2011 में आया, 940 किलो का आपका लिफ्ट है। लिफ्ट का मास कितना है? 940 किलो, और पर्सन का मास इसका मास 60 किलो है। रीजनेबल है ना? और यहाँ पर इस पुल किसको, ऑब्वियसली लिफ्ट स्ट्रिंग से बंधी होती है, तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगा। ओके, लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अपवर्ड कितना दिया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल विल बी, सो टेंशन जो होगा वो इस पूरे मास को उठा रहा है, तो टेंशन ऊपर है, नीचे इनडायरेक्टली पूरा मास कितना हो गया? 1000 kgs हो गया, इंटू G+A लिखना पड़ेगा सूडो लेके, ये G इफेक्टिव हो जाएगा। G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? बिकॉज 1 एक्सेलरेशन उल्टा देंगे तो G+A हो जाएगा, तो G कितना है? 10 + 1 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टेंशन इक्वल टू 1000 इंटू 10 + 1, मतलब 11,000 न्यूटन या 11 किलो न्यूटन आंसर में दे सकते हैं। तो यहाँ पर 11,000 न्यूटन दिया हुआ है ऑप्शन 3 में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया, तो ये पूरे चीज़ों को उठा रहा है टेंशन, और टेंशन mg के बराबर हो जाता अगर रेस्ट पे होता, लेकिन ये मूव कर रहा है ऊपर, तो सूडो फोर्स ma नीचे लगेगा, तो m इंटू ए कितना है? 1000 इंटू ए हो जाएगा, तो 1000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, या m इंटू जी इफेक्टिव लिख लो। जी इफेक्टिव में G+A आ जाएगा। सूडो किधर लगाएंगे? ऑपोजिट टू द फ्रेम, और मास पूरे सिस्टम का लेंगे, तो आपका आंसर 11,000 न्यूटन आ जाएगा। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कार को कितने से एक्सेलरेट कराऊं कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना हो जाए। तो ये सूडो से बहुत इजीली हो पाएगा, सूडो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं इसके ऊपर। तो ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है m मास का, तो इस तरफ जो फोर्स लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं mg sin थीटा, ये फोर्स हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ अभी। देन इस पे सूडो फोर्स ऐसे लगेगा, सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा ऐसे, m इंटू ए, है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ma cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ma sin थीटा। आपका नॉर्मल रिएक्शन अब बढ़ जाएगा, बिकॉज mg cos थीटा तो है ही, प्लस ma sin थीटा आएगा। फ्रिक्शन होता है तो उस इन चीज़ों को भी हमें सोचना पड़ता है। अब फ्रिक्शन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन की टेंशन मत लो अभी सिर्फ ये फोर्स और ये फोर्स अगर बैलेंस हो जाती है तो आपका ये बॉडी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा नीचे की तरफ। तो ma cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो m को मार दो तो आपको रिलेशन दिखेगा a इक्वल टू g tan थीटा। इनके बीच में रिलेशन पूछा गया, तो a इक्वल टू g tan थीटा या tan थीटा इक्वल टू a/g रिलेशन दिया होगा एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बीच में। तो इतने एक्सेलरेशन से अगर चलेगा तो ये साथ में रहेंगे, इससे कम होगा तो अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इक्वल टू g tan थीटा इज़ द ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो इसको रोकने के लिए सूडो फ्रेम हेल्प करता है। ऐसा ही वीडियो हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो में बनाया जिसमें कार के ऊपर एक मोबाइल चिपक जाता है ना। सो इसका भी ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। एक ट्रॉली है, स्टेशनरी ट्रक है जिसमें एक बॉब ऐसा लटका हुआ है। ओके, अब ये रेस्ट पे है तो बॉब सीधा वर्टिकल रहेगा। अब क्या बोल रहा है सेकंड केस में, ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ। जब एक्सेलरेट करेगा तो ये सीधा नहीं रहेगा, ये पीछे चला जाएगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऐसे हो जाएगा एंगल थीटा से। तो अब पूछ रहे हैं कि भाई ये थीटा, पहली बात तो जाएगा पीछे लेफ्ट, तो राइट वाला ऑप्शन कोई दिया है क्या? टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, सब में लेफ्ट दिया है। ये तो अच्छी बात है, लेफ्ट ही होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इनके फोर्स बैलेंस करते हैं। तो इस पे फोर्स बैलेंस देखो, ये एंगल आपका है तो आपका mg नीचे लग रहा है,
टेंशन ऐसे लग रहा है, ये एंगल टीटा है, तो मैं इसको भी टीटा लिख सकता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टी का एक कॉम्पोनेंट यह, एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस टीटा, ये हो जाएगा टी साइन टीटा। अब सूडो लगा दे, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, ये इसको एक्सेलरेट इस तरफ कराया है, तो इसका सूडो एम ए इधर आ जाएगा। सूडो लगाने से ये नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। सूडो लगाने से नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तो एम ए मस्ट बी इक्वल टू टी साइन टीटा, एम ए मस्ट बी इक्वल टू टी साइन टीटा, एम ए मस्ट बी इक्वल टी साइन टीटा, और एम जी मस्ट बी इक्वल टू टी कॉस टीटा। तो टेंशन को हटाना है तो डिवाइड कर दो, तो टेन टीटा इक्वल टू ए बाई जी दिख रहा है, या टीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, टीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, टीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी आ जाएगा और मूव करेगा लेफ्ट में, तो टेन इनवर्स ए बाई जी दिख रहा है, इसमें भी इसमें उल्टा दिख रहा है, तो ये गलत है ना। ए बाई जी मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये सही आंसर है, लेफ्ट मूव करेगा, ए बाई जी टेन इनवर्स ए बाई जी से मूव करेगा, तो इससे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसका, बिकॉज ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स इसको जीरो दिखेगी सूडो फ्रेम में। वरना आप ग्राउंड फ्रेम से लिखते तो टी साइन टीटा मस्ट बी इक्वल टू एम इन टू ए, तो ए कितना है, ये यही है ना, तो इक्वेशन तो वही बनती है ना। चलो, आई होप दिस इज ए इंटरेस्टिंग एंड ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन जुलाई 2020 में दिया हुआ था, जेई मेंस में, जुलाई शिफ्ट में दिया हुआ था। ये स्टील ब्लॉक 10 किलो का है, ये कितने का है, 10 किलो का है, तो ये भी 10 किलो वही ब्लॉक है। उसके ऊपर 3 सिलेंडर्स लगा दिए, सारे ही 20 किलो के, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ओके। और ये एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड्स, ये एक्सेलरेट हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देन द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर, तो रिएक्शन ऑन द फ्लोर पूछा गया, तो ये इस ग्राउंड पे रिएक्शन फोर्स जो आएगी वो क्या होगी, m इंटू जी माइनस ये हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट में लेंगे सूडो फ्रेम में, तो जी इफेक्टिव जी माइनस ये हो जाता है। तो नेट मास m टोटल कितना है, यही नॉर्मल रिएक्शन आपका है, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। तो n की वैल्यू m कितना है, 20 इंटू 3 है प्लस 10 kg है ना। ये तीनों सिलेंडर्स 20 kg के, तीनों सिलेंडर 20 kg के, और नीचे का स्टील का जो बेस है वो 10 किलो का है। तो 20 इंटू 3 प्लस 10, 20 इंटू 3 प्लस 10 kg इंटू एक्सेलरेशन में लिखोगे, g को इन्होंने 10 लेने को बोला है, g को इन्होंने 10 लेने को बोला है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, इसमें फ्रिक्शन है तो वो इस तरफ या इस तरफ आएगा, जिसका कोई रोल नहीं है, अभी फ्रिक्शन का कोई रोल इस डायरेक्शन में नहीं, हम लोग इक्वेशन इस तरफ लिख रहे हैं वर्टिकल में, है ना। तो 10 माइनस 0.2, 10 माइनस 0.2 9.8 हो जाएगा, ये 70 इंटू 9.8, या मैं 7 इंटू 98 लिख सकता हूँ। अब देखो, इनको मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, 700 के आसपास आंसर दिख रहा है ना, 700 के आसपास आंसर दिखना चाहिए। तो 2 ऑप्शन है 700 के आसपास, 700 के ऊपर तो नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन है बहुत क्लोज है, 684 686, इधर आप इजीली मल्टीप्लाई कर लो या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, है ना। 7 8 जार 56, तो लास्ट डिजिट 6 आने वाला है, तो 686 आंसर है। मैं 684 पे नहीं जाऊँगा, कॉमन सेंस यूज़ करूँगा। मल्टीप्लाई करना हो तो 98 इंटू 7 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 686 आ जाएगा। बट मैंने और कॉमन सेंस यूज़ कर लिया, 7 इंटू 8 56 है, तो लास्ट डिजिट 6 आने वाला है ना। सो आई थिंक दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अपने पास है। तो यहाँ पर जेई मेंस 2023 रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक इंक्लाइंड फोर्स लगाइए 30 डिग्रीज पे, एक इंक्लाइंड फोर्स लगाइए आपने 30 डिग्रीज पे लगा दी, कितना लगाया, एफ फोर्स लगाइए, ओके। द नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स ले लो। तो फोर्स का एफ कॉस 30 इधर आएगा, और एफ साइन 30 नीचे आएगा। एफ की वैल्यू कुछ दी है 200 न्यूटन, है ना। एफ की वैल्यू कितनी है, 200 साइन 30 नीचे आएगा, मतलब ये हो जाएगा 200 इंटू 1/2, मतलब 100 न्यूटन। और इसका खुद का मास दिया है 70 kg, इसका 70 kg का बॉडी है, तो इसका mg किधर लग रहा है, 700 न्यूटन, 70 इंटू ग्रेविटी 700 न्यूटन नीचे लग रहा है, ओके।
नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया अभी, अब आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन। आपके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्स लग रही है, mg नीचे लग रहा है, F sin थीटा नीचे लग रहा है, और इसका रिएक्शन ग्राउंड दे रही है आपको ऊपर की तरफ। तो ये इम्बैलेंस नहीं है बिकॉज ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये F sin थीटा 100 है और mg आपका 700 है। तो 800 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। डायग्राम दिखने में टिफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन फोर्स, पुशिंग एक्शन इंक्लाइन दे रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। ऐसे ही में अगर क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है बट पुशिंग एक्शन या पुलिंग एक्शन लेता तो F का कॉम्पोनेंट्स ऐसे हो जाते हैं, ये F sin थीटा हो जाता, F cos थीटा हो जाता। तो पुल करने से नॉर्मल रिएक्शन घटता है, पुल करने से नॉर्मल रिएक्शन घटता है, पुश करने से इंक्लाइन पुश करने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। इसीलिए F sin थीटा अपवर्ड्स लेने से, मतलब F sin थीटा इंक्लाइंड अपवर्ड्स होता आपका नॉर्मल रिएक्शन घटेगा। इसमें आंसर 100 सेपरेट करना पड़ेगा, 700 माइनस 800, 700 माइनस 100 600 हो जाएगा, है ना। तो 600 इसके अंदर आंसर आता, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका 800 है। तो 800 आपका ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। सो पुलिंग करना से नॉर्मल रिएक्शन घटेगा। और अगले टॉपिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, जिससे पुल करने से फ़ायदा होगा बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है। सो वो क्यों है, कैसा है, वो अच्छे से इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। एज ऑफ नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फॉर दिस टॉपिक, नॉर्मल रिएक्शन, सूडो फोर्सेस एंड लिफ्ट वाले सिनेरियोस। ये सारे तीनों सिनेरियोस हम लोग इस क्वेश्चंस में डील किए हैं। कुछ PYQs लिए हैं JEE के, कुछ PYQs लिए नीट के। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके बेस पे, है ना। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।